हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद योगेश एंड केशव। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैं हर बार आपसे एक जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं स्टार्टिंग में। इस बार जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी सेक्शन से है एंड द क्वेश्चन इज इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज मतलब ये कहाँ अप्लाई होता है हमारे देश में। द फर्स्ट ऑप्शन इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सेकंड ऑप्शन है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स। Third option, the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are sent to by the president. And the last option is the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. आप इसका आंसर बनाए रखिए, वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the Indian company, the first energy company in the energy domain in India to declare its energy compact goal as a part of UN high level dialogue on energy? So the options are National Hydroelectric Power Corporation जिसे हम NHPC भी कहते हैं, National Thermal Power Corporation जिसे हम NTPC कहते हैं, Nuclear Power Corporation of India and Tata Power Company Limited. So right answer जो है इसका वो है B, National Thermal Power Corporation। देखो, यूएन की एक मीटिंग हुई थी, यूएन हैज सेट ए कन्वे ऑन हाई लेवल डायलॉग इन 2021, अभी सितंबर 2021 में ये होगी, जिसमें 2030 का जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 2030 ये टारगेट है और टोटल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। उनमें से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है वो ये है कि हमारे में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना है और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका एमिशन कम करना है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे देश में थर्मल पावर से मतलब कोल से सबसे ज़्यादा क्या होता है, बिजली पैदा की जाती है। तो कोल से पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, इससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एनटीपीसी ने कहा है कि जो यूएन के हाई लेवल डायलॉग या एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस एमिशंस को कम किया जाएगा और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा जाया जाएगा, तो इसमें एनटीपीसी ने अभी फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी बनी है। देखिए, एनटीपीसी जो है ये 1975 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी जो है ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है और ये 1975 में फाउंड हुई थी और इसका एक एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल भी है। अभी इसने एक टारगेट सेट किया है कि हम 60 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम क्या करेंगे, बनाएंगे टिल 2032। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टारगेट क्या है एनटीपीसी का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is, recently Indian Prime Minister virtually inaugurated the Japanese Zen Garden and Kaizen Academy at which city? तो अभी रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक जापानीज ज़ेन गार्डन या कैजन अकेडमी खोली है। कौन सी सिटी में? सो ऑप्शंस आर साबरमती, मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली। सो राइट आंसर इज अहमदाबाद। तो देखिए, ये कहाँ पे खोला गया? अहमदाबाद में, एट अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में इसको ओपन किया गया है। देखिए, इसको क्यों बनाया गया? देखो, हमारे देश में जापानीज़ वर्क कल्चर को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया है इंडिया में। अब बात करते हैं कि ज़ेन और कैजन क्या है। देखो, ज़ेन जापानीज स्कूल में एक महायान बुद्धिज़्म, अगर आपने बुद्धिज़्म को पढ़ा है तो हीनयान महायान आपने उसमें पढ़ा होगा। तो उसमें महायाना बुद्धिज़्म जो कि मेडिटेशंस और एक तरीके की इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा वर्शिप मतलब अपने जो पूजा पाजा है उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं है, वो मेडिटेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ज़ेन जो है जापानीज़ में मेडिटेशन इन इंडिया है, मतलब ज़ेन अगर आप उसमें जापानीज़ में कह रहे हो तो वो इंडिया में क्या है, एज ए मेडिटेशन है। और कैजन जो है इसका जो ट्रांसलेशन वो है चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हमारे वर्क कल्चर में, चाहे अपनी लाइफ में। देखिए, ये तो ज़िंदगी का असूल है। आप सभी को पता है कि अगर हम स्टडी भी करते हैं तो हमारे को चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी लाइफ क्या हो जाती है, बोर हो जाती है। बट वो चेंज ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरों को इफेक्ट हो या आपकी लाइफ भी इफेक्ट हो। चेंज कैसा होना चाहिए जिससे लोगों का भला हो, समाज का भला हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली Perostria lalji, a new species has recently been discovered
फ्रॉम अंडमान आइलैंड्स एंड इट बिलोंग्स टू विच प्लांटेशन क्रॉप फैमिली। सो ये पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एक न्यू स्पीशीज जो प्लांटेशन क्रॉप की ये फाउंड की गई है, डिस्कवर की गई इन अंडमान आइलैंड्स, तो वो किससे रिलेट करती है? तो ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कार्डमोम, सी कॉफ़ी या डी स्पाइसेस। द राइट आंसर इज कॉफ़ी। सो ठीक है, कॉफ़ी जो है ये इसकी नई वैरायटी हमारे को अभी देखने को मिली है। तो इसका नाम जो है पेरोस्ट्रिया लालजी, ये जो है ये लालजी सिंह जो कि जॉइंट डायरेक्टर है अंडमान निकोबार रीजनल एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उधर से इसका नाम जो है वो रखा गया। और कॉफ़ी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सी स्टेट में मिलती है? दैट इज़ कर्नाटका। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ मिलती है? ब्राज़ील मिलती है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि इंडिया में कौन से टाइप की जो कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज इनॉग्रेटेड नेटट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक। द हाई स्पीड ट्रैक, ठीक है, तो ये कहाँ पे किया है अभी? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी अहमदाबाद या डी इंदौर। सो राइट आंसर है आपका इंदौर। तो देखो इट इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमोटिव टेस्टिंग। ऑटोमोटिव टेस्टिंग जो हमारी गाड़ियों के टेस्ट होते हैं, जो कि बहुत महंगी गाड़ी जैसे मर्सिडीज़ वगैरह जैसी गाड़ियां होती हैं जिनके लिए ट्रैक बिल्कुल स्मूथ चाहिए होती है, उनकी टेस्टिंग के लिए हमने ये ट्रैक बनाया हुआ है। ये 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है और ये लॉन्गेस्ट है एशिया का, ये ध्यान रखना है, एशिया का लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट है। तो ये एक तरीके से आर्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेट कर दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाई स्पीड ट्रैक ये बनाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी ऑफ जितनी भी जैसे हाई एंड कार्स होती है हमारी मर्सिडीज़, BMW, और उनको देखेंगे कि वो इंडियन टेस्टिंग ट्रैक्स पे कैपेबल हैं कि नहीं है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ये कहाँ पे खोला गया है? इंदौर में खोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट पोजीशन इन द साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक आया है? तो ऑप्शंस आर 8th, 9th, 10th या फिर 11th। तो राइट आंसर इज 10th रैंक आया इंडिया का। देखिए इंडिया हैज़ रैंक्ड अहेड ऑफ चाइना। लाइक चाइना का रैंक कितना है? 33, पाकिस्तान का कितना? 79। वाई वी आर, हम पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करते हैं? देखो हमारी सबसे बड़ी कमी कि हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं। हमें ऐसी कंट्रीज़ के जैसे चाइना इज़ ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका है, ठीक है, सो अमेरिका टॉप किया है, तो हमारे को इसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी लाइफ में भी हमें ऐसे करना चाहिए, हमें कंपैरिजन उसके साथ करना चाहिए जो कि टॉप पे है, ताकि आप टॉप पे जाए ना कि बॉटम पे जाए। सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फर्स्ट आए हैं एंड यूके जो है वो सेकंड आए। सो ग्लोबल जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ये दिया जाता है बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ये फाउंड हुई थी आपकी 1865 में। 1865 में ये फाउंड हुई थी और बाद में यूएन का ये पार्ट बनी इन 1947। आफ्टर 1947 ये यूएन का पार्ट बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाएगा कि विच वैक्सीन विल बी इंडियाज़ 4th कोविड वैक्सीन। सो अभी रिसेंटली इंडिया की जो ड्रग अथॉरिटी है उन्होंने लाइसेंस दे दिया है कौन सी हमारी कोविड वैक्सीन है जो कि हमारी 4th वैक्सीन बनेगी। सो ऑप्शंस है कोरोनावैक, पी फाइजर, मॉडर्ना या स्पुतनिक, ठीक है। सो आंसर है आपका मॉडर्ना, जो कि किसने बनाई है? यूएस ने। तो देखो इंडिया, ये कोरोनावैक जो है ये चाइनीज़ है और स्पुतनिक तो ये पी फाइजर भी यूएस की है और स्पुतनिक जो है ये रशियन है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में जो वैक्सीन्स अभी चल रही हैं, 1 इज़ कोवैक्सिन, 2nd कोविशील्ड एंड 3rd इज़ स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो है ये 3rd थी और 4th अब बनी है मॉडर्ना। तो ये 4 वैक्सीन जो हैं इंडिया में प्रोवाइडेड है फॉर द कोविड-19, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रशिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट एट कुंडकुलम, द इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड। तो ये पूछ रहा है कि कुंडकुलम जहाँ पे न्यूक्लियर पावर यूनिट एक बनाया जा रहा है रशिया के द्वारा, तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ऑप्शन आ कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज तमिलनाडु। देखिए ध्यान देना यहाँ पे कि तमिलनाडु में 2 हैं, 1 इज़ योर कलपक्कम जिसको हम मद्रास पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बोलते हैं, और एक है आपका कुंडकुलम। तो इट इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे कितने हैं? 2 वर्किंग है। मैं यहाँ पे वर्किंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं जिन पे अभी वर्क चल रहा है। सो कलपक्कम और कुंडकुलम। तो कुंडकुलम का जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया है? रशिया के द्वारा बनाया गया है।
और एक और चीज़ का ध्यान देना, ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जिनमें टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो इसमें से जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल सकता हूँ कि रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है। नरोरा आप बोल देंगे, नरोरा कहाँ पे है, यूपी में है। ओके, काकरापार जो है ये गुजरात में है। तारापुर जो है वो इंडिया का एक तरीके से सबसे पहला जो है न्यूक्लियर प्लांट था, सबसे पुराना यही है। काइगा जो है ये कर्नाटका में है, और 2 मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कौन से हैं वो, कुंडकुलम और कलपक्कम। तो ठीक है, तो काइगा जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट देर तक चलने वाला जो है, लॉन्गेस्ट रनिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट है, इसने रिकॉर्ड तोड़ा था 1941, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री? तो रिसेंटली कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ऑप्शन है आपके ए इंडिया, बी चाइना, सी पाकिस्तान या डी नेपाल। सो राइट आंसर है चाइना। सो चाइना को अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे किया जाता है? देखो, कोई भी कंट्री अगर 3 ईयर्स तक, लगातार 3 साल तक अगर उसके कंट्री में अगर कोई भी इस तरीके का केस नहीं आता, मलेरिया से रिलेटेड केस नहीं आता, तो वो अप्लाई कर सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कि दैट वी शुड या यू शुड डिक्लेयर अस एज ए मलेरिया फ्री, या कोई भी बीमारी हो उससे फ्री डिक्लेयर करना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन? सो द ऑप्शंस आर 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून। तो आंसर है 30 जून। देखिए, एस्ट्रॉयड डे, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, इनको आप हिंदी में उल्कापिंड भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से आउटर स्पेस में होते हैं। देखो, ये वही जिस मटेरियल से हमारी अर्थ, मास या फिर जितने भी प्लैनेट्स बने, ये उसी मटेरियल से बने हैं, बट ये इरेगुलर शेप में होते हैं और इनका इतना मास नहीं होता कि ये अपनी ग्रेविटी को मेंटेन कर सके, अपने पाथ को मेंटेन कर सके। सो ये इधर उधर जाते रहते हैं। जैसे कि आप मार्स एंड जुपिटर, ये 2 हमारे प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको ये पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है, कौन से 2 हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में मिलती हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। और जब ये अर्थ में एंटर करते हैं तो आइनोस्फीयर में ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो बर्न नहीं हो पाते तो हमारी धरती पे भी गिर सकते हैं। तो ये एक तरीके से नेचुरल हैज़ार्ड भी है, अगर नेचुरल डिज़ास्टर भी है अगर कभी हो जाए तो, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान देना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। तो ये एस्ट्रॉयड डे कब से हमने मनाना स्टार्ट किया है? 2016 से बाय यूएन के द्वारा इसको सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट नहीं ऑब्जर्व लिखेंगे हम, सेलिब्रेट तो नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन? तो डोप बैन, देखो ये एक तरीके से, देखिए आप ज़िंदगी में इतना कुछ पाना चाहते हैं और आप ज़िंदगी में इतना कुछ करना चाहते हो, फिर बाद में जाके आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो देश का नाम भी बदनाम होता है और सोसाइटी का भी नाम बदनाम होता है और घर वालों का नाम तो बदनाम हो गई। तो देखिए ऐसी हरकतें आपने लाइफ में कभी भी नहीं करनी है। तो हु इज़ द फर्स्ट, देखिए आप मशहूर होंगे तो गलत तरीके से होंगे। तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन, सो द ऑप्शंस आर अंशुला राव, शेफाली वर्मा, मिथाली राज या समृति मंधाना। तो नेक्स्ट, सो आंसर इज़ अंशुला राव। सो अंशुला राव इज़ मेनली मतलब ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? एमपी से बिलोंग करती हैं, और ये एक तरीके से एमपी की टीम में भी थी। तो इनको 4 साल का बैन दिया गया है बाय नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है हमारी, उनके द्वारा इनको बैन किया गया है 4 ईयर्स के लिए। तो 4 ईयर्स के लिए कहीं पे भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICC T20, देखिए इसका इंतज़ार तो हम पिछले साल से कर रहे हैं कि ये कहाँ होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा था। सो ICC ने फाइनली डिक्लेयर किया है कि ये इंडिया से हटके अब किसी और कंट्री में होगा। सो कहाँ होगा ये? ऑप्शन श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या UAE। द राइट आंसर इज़ UAE में होगा। जैसे हमारा IPL भी UAE में शिफ्ट हुआ था पिछले साल, उसी तरीके से जो T20 वर्ल्ड कप है ये भी अब क्या होगा? UAE में होगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि T20 वर्ल्ड कप, ये तो सभी को पता है कि पहला 2007 में इंडिया जीता था, ठीक है, फर्स्ट इंडिया जीता था, बट क्वेश्चन सबसे मेन ये है कि वो कौन सी कंट्री है जो कि
2 बारी जीती है, वो कौन सी कंट्री है जिसने 2 टाइम्स T20 वर्ल्ड कप को जीता है? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सर्च कीजिए, जैसे मुझे आंसर पता कीजिए, बट यू हैव टू, ठीक है। सो BCCI यहाँ पे देखो, BCCI ने खुद रिक्वेस्ट करके बोला कि ये शिफ्ट हम यहाँ नहीं करा सकते कोविड सिचुएशन में, सो अब ये कहाँ कराएंगे? UAE में कराएंगे। तो BCCI 1928 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड इसके चेयरमैन आप सभी को पता है मिस्टर सौरव गांगुली जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और ये टूर्नामेंट जो है ये 17 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है, 2021 में UAE में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, सो ऑप्शंस आर 1 जुलाई, 30 जून, 29 जून, 27 जून। द राइट आंसर इज 30 जून। सो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? संसद भवन कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया में जितनी पार्लियामेंट हैं वो उसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से डेमोक्रेटिक वे से चलाने के लिए ये एक तरीके का हम इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी। सो ये कब से हमने स्टार्ट किया? 2018 से हम इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड बाय होम इट इज़ ऑब्जर्व बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनियन कब बनी थी? 1889 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं गैब्रियल क्रेवास बैरन, ये इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो ठीक है, ये आपने जो भी मैं साइड में फैक्ट्स आपको कराता हूँ ये प्लीज़ नोट डाउन जरूर करने हैं आपने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्पेस एजेंसी विल हायर ए लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फिजिकल डिसेबल एस्ट्रोनॉट? तो डिसेबल एस्ट्रोनॉट ये अभी तक लाइफ में या हिस्ट्री में नहीं हुआ है, तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि हायर करेगी और लॉन्च करेगी डिसेबल एस्ट्रोनॉट को? सो ऑप्शन है नासा, जेक्सा या ESA या इसरो। तो राइट आंसर इज ESA, मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये किसी एक कंट्री की नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 22 कंट्रीज़। सो 22 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया है। और ये कब फाउंड हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, पेरिस इज़ इन फ्रांस। तो यहाँ से आता है कि नासा कौन है? नासा जो है ये US की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जापान की है। इसी तरीके से इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी है। तो इसी तरीके से देखो ESA इस तरीके की क्यों कर रहा है? बिकॉज ESA के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ अमेज़ॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि वो खुद कहाँ जाएंगे? स्पेस में जाएंगे, अपने खुद के रॉकेट पे, ठीक है। तो ये एक तरीके का चैलेंज है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, जो नियर बाय जो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उनके द्वारा। तो नासा, जैक्सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है रॉसकॉस्मोस जो है वो कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? दैट इज़ रशिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे जैक्सा का है कि जापान की है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडिंग इन द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? सो ऑप्शंस आर मलेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया और चाइना। तो राइट आंसर इज योर फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। तो यहाँ पे किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। तो फिलीपींस के साथ साथ हैती, माल्टा या साउथ सुडान को भी हमने क्या किया? ग्रे लिस्ट में ऐड किया। देखो ग्रे लिस्ट का FATF होता क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस होते हैं या फिर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग की जाती है उसको कोई कंट्री किस तरीके से रोक रही है, उस कंट्री में कैसे लॉज बनाए जा रहे हैं। तो ग्रे लिस्ट में एक वार्निंग होती है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी जाती है, उस कंट्री की हर ट्रांजेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है। और इसकी एक और लिस्ट है ब्लैक लिस्ट। सो ब्लैक लिस्ट में अभी जो मैं अगर कंट्री बोलूँ तो एक आपकी नॉर्थ कोरिया है एंड सेकेंड इज़ योर ईरान। देखो इनको ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं इनको एक और नाम भी दिया है कॉल फॉर एक्शन। ये वो कंट्रीज़ हैं, कॉल फॉर एक्शन भी कहते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक लिस्टेड के लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, कॉल फॉर एक्शन।
तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होती हैं जो कि FATF के नॉर्म्स पे नहीं खरी उतरती या फिर वो बिल्कुल ही इसको निगलेक्ट कर देती हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट कंट्री हैं और इनको अगर ये ब्लैक लिस्टेड होती हैं, ग्रे लिस्ट होती है, तो इनको IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ADB बैंक, इनसे फंडिंग नहीं होती है। देखो आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, हमें नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो टेरर फंडिंग में जा रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा है, हमें नहीं पता। तो बड़े टफ हो जाता है जब आप ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो, तो इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक से आपको मनी लेना या फिर एक तरीके का लोन लेना। सो FATF जो है, FATF 1989 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ FATF, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं मार्कस प्लेयर। तो मार्कस प्लेयर जो है ये इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who clinched the gold medal in the women's 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? देखो ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, क्रोएशिया में हो रहा है। ये आपने पहले ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और क्रोएशिया में भी एक जगह है ओसीजैक, इस जगह पे ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है मनु भाकर, राही सरनोबत, मथिल्दे लमोले या विटालिना बत्सारसिकीना। सो द राइट आंसर इज़ राही सरनोबत जो है, जिन्होंने ये शूटिंग वर्ल्ड कप जो है जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये थी द लास्ट इवेंट बिफोर द ओलंपिक्स जो कि हमारे कहाँ हो रहे हैं, टोक्यो में होंगे। तो उससे पहले ये लास्ट इवेंट था जो शूटिंग का वर्ल्ड कप जो हुआ है। ठीक है, सो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इन 15 क्वेश्चन से। देखो इसी तरीके के मैं क्वेश्चन, देखो हमारे क्वेश्चंस जो होंगे इस चैनल पे जो आप क्वेश्चंस देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। नॉर्मली आपको कई चैनल्स में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी को भी चेक होगा। सो इसी तरीके से वीडियो को आप चेक करें, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें चेक कीजिए कि आप कितने आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि जुडिशियल रिव्यू कैसे इम्प्लाई होता है। सो ऑप्शंस मैंने बोले थे, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, the power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures, the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president, and the last is the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in the similar different cases. तो right answer जो है इसका वो है the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. Executive order होते हैं, देखो जो भी सपोज करो एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो वन थिंग इज़ दैट कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो वो हार्श है कि नहीं है या वो सही है कि नहीं है, वो जुडिशरी एक तरीके से रिव्यू करती है। और उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो रही है। एग्जीक्यूटिव जो है हमारे जैसे PM है, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सही हैं कि गलत हैं। तो जुडिशरी क्या करती है कि हमारे देश में एवरी सिंगल थिंग जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, चाहे वो आप कुछ भी लगा ले, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स लगा लीजिए, ये ऑल आर अंडर द जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अगर इसकी पावर किसी और कोर्ट को देनी है तो वो अभी कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है। तो ये कंसेप्ट जो है ये हमने किससे लिया, US से लिया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जुडिशियल रिव्यू जो है, देखो ये टर्म जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है, ये किसी न किसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रीड आउट है। जैसे कि आर्टिकल 13 इटसेल्फ हमें क्या देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देता है हमारे को। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आंसर आपने ध्यान में रखना है, जब हम पॉलिटी की क्लासेस लेंगे तब उसमें मैं आपको डायरेक्टली में इसके बारे में बताऊंगा। सो बने रहिए वीडियो के साथ। हमारे नई नई वीडियोस जो अभी आपके सामने आएंगी इसमें हम कई सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। अभी हम करंट अफेयर्स के साथ हैं, सो इन क्वेश्चंस को डेली ट्राई कीजिए आप। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।